गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इस बार ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। ज्यादातर मैच इसके दाम्बुला में खेले जाएंगे और कल से इसका स्टार्टिंग हो चुकी है। भारत ने कल पाकिस्तान को 7 विकेट से इसमें हरा दिया है। तो पहला मैच, एक मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला गया था, दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। तो महिला एशिया कप का जो T20 फॉर्मेट वाला ये है एशिया कप, ये श्रीलंका में इस बार आयोजित किया जा रहा है। अगर विश्व कप की बात करें, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये यूएसए में और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप इस बार जीत लिया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में और क्या है, पेरिस ओलंपिक आपके 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पर होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। बात करें अगर 2028 के ओलंपिक की, 2028 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित फैक्ट्स आप याद रखिएगा, नीचे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो डीएमआरसी ने जापान के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया। रिसाइकलिंग बॉक्सों का इस्तेमाल यहां 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग की जाएगी। जो आपके प्रिंटर में आपने देखा होगा, इंक डलती है, अलग अलग कलर के अलग अलग बॉक्स आते हैं उसके, उसको यहां पर रिसाइकिल किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इसमें रिसाइकिल किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को हमारे बचाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी पुनर्नियुक्ति के बाद एस जयशंकर सर पहली अपनी विदेश यात्रा पर मॉरिशियस गए हैं। वहीं पर इन्होंने ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र सुविधा का उद्घाटन किया है। इसके अलावा वहां पर उन्होंने एक और चीज का उद्घाटन किया है, वो भी बताएंगे। मॉरिशियस की अगर बात करें, कल भी हमने कवर किया था, वहां पर जयशंकर सर ने एक मैत्री उद्यान, ठीक है, मैत्री उद्यान या मैत्री वन का भी उद्घाटन किया है, जो भारत और मॉरिशियस के बीच जो प्रगाढ़ संबंध है उसका एक प्रतीक है। नीचे आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि विदेशी जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यहां पर अगर आप देखेंगे, जयशंकर ने ग्रैंड बोइस गांव में एक मेडी क्लिनिक का भी उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सहायता से वित्त पोषित किया गया है, जो 16,000 निवासियों को माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। तो आपका ग्रैंड बोइस विलेज जो है, यहां पर एक मेडी क्लिनिक भी इंडिया की हेल्प से डेवलप किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की ये, जो हम इसे मेडिकल डिप्लोमेसी बोल सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा भोजशाला परिसर किस राज्य में स्थित है? आपको पता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्थित भोजशाला परिसर में अभी एक्सकेवेशन कर रही है। वहां पर अभी उन्हें कुछ पिलर भी मिले थे, जिस पर ओम सरस्वते नमः भी लिखा हुआ है, जो ये प्रतीक है कि पहले ये एक मंदिर हुआ करता था, क्योंकि इसमें जो विवाद है वो मंदिर और मस्जिद को लेकर है। मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर, जिसका निर्माण 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने कराया था, जिनको भोज परमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। पहले के मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, ये संगीत, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में भी कार्य किया करता था। इस स्थल पर एक 1305 और 1514 ईस्वी में हुए हमले के बाद इसे दरगाह में बदलने का प्रयास किया गया था। देखिए, इसे 1951 में नेशनल मॉन्यूमेंट या राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। तो ये कुछ फैक्ट भोजशाला परिसर से संबंधित हो गए। मध्य प्रदेश में देखिए, अभी भोजशाला परिसर से ही संबंधित एक थोड़ा सा नाम है, भोज आर्द्र भूमि। ठीक है, भोज आर्द्र भूमि जो है, ये एक रामसार स्थल है, मध्य प्रदेश का रामसार साइट है। और इसको देखिए, अभी यहां पर कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जिससे इस पर रामसार स्थल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। रामसार स्थल आपको पता है, रामसार कन्वेंशन के तहत रामसार स्थल घोषित किए जाते हैं। रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरान के शहर रामसार में साइन किया गया था। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं?
वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत में वर्तमान में टोटल 82 आर्द्रभूमियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 16 तमिलनाडु में है और उसके बाद सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। यहां पर 10 वेटलैंड या 10 रामसार साइट स्थित है, इनको आप याद रखिएगा। तो भोज आर्द्रभूमि अगर आपसे पूछे तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित एक रामसार स्थल है। हाल ही में खबरों में रहा लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय की पहल है? तो लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। इससे संबंधित एक फैक्ट अभी आपको और बताऊंगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंत्रालय की योजनाओं, जो आपका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं चल रही हैं, उसके कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मिनिस्ट्री याद रखिएगा। अभी देखिए क्या है, एक चर्चा में थी हज कमेटी, ठीक है। हज कमेटी जो है ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी। अब जो इसका नोडल मंत्रालय बना दिया गया है वो बनाया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को। तो ये चेंज अभी हुआ है, इसको याद रखिएगा। हज कमेटी फिर से बता देता हूं, पहले जो ये काम करती थी वो विदेश मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती थी। अब इसको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत नोडल एजेंसी इसको नामित कर दिया गया है। तो ये अभी इसमें ये चेंज हुआ है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है? तो इस बार इसका विषय है द फ्यूचर इज नाउ, यानी भविष्य अब है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस थीम को इनॉग्रेट किया है या इस विषय को इनॉग्रेट किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की है? तो चेन्नई सुपर किंग्स लगातार विदेश में अपनी सुपर किंग्स अकेडमी स्थापित करती जा रही है और ये इसकी थर्ड अकेडमी है या तीसरी अकेडमी है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चेन्नई सुपर किंग्स ने एस्टेब्लिश की है। यहां पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए 90 दिनों की वीजा मुक्त सुविधा शुरू की है। तो अभी देखिए यूरोपियन देश बेलारूस ने 35 अलग अलग यूरोपीय देशों के लिए पूरी लिस्ट जारी की है और 90 दिनों के लिए यहां पर इन्होंने वीजा मुक्त सुविधा शुरू की है। बेलारूस के बारे में देखिए 2 प्रश्न अभी पूछे गए हैं। अभी हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आपकी बेलारूस जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी इसका कोई भी बॉर्डर वाटर बॉडी से नहीं लगता, चारों तरफ से ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। बात करें बेलारूस एक वजह से और चर्चा में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई सहयोग संगठन की बैठक अभी अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। वहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वें मेंबर के रूप में बेलारूस को अभी उसमें शामिल कर लिया गया है। अभी तक इसके 9 मेंबर थे। 2023 में ईरान को इसमें ऐड किया गया था और अब इसमें 10वें मेंबर के रूप में बेलारूस को जोड़ दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और उसकी 1996 में स्थापना की गई थी। बाद में 2001 में इसको शंघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया है। देखिए नाम शंघाई है लेकिन इसका जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर है, वो बीजिंग में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करता है क्योंकि नाम में शंघाई है तो हेडक्वार्टर बच्चे शंघाई लगा देते हैं। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अंग है, उसका नाम है RATS। इसको जरूर याद रखिएगा। RATS की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी जितने भी इसके मेंबर हैं या पूरे एशियन कंट्रीज में जो टेररिस्ट से संबंधित एक्टिविटीज हो रही हैं उसको रोकने के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है या एक अच्छा मंच है जिसमें लगातार अलग अलग कंट्रीज साथ में आकर टेररिज्म या आतंकवाद के ऊपर बात करती हैं। RATS का जो हेडक्वार्टर है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गन है। बेलारूस की बात करें अगर, बेलारूस की राजधानी है आपकी मिन्स्क। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्रीय जल मंच, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वाटर फोरम में शामिल हुआ है? तो अभी 10वां कंट्री बना है अफ्रीका का आइवरी कोस्ट जो इस संयुक्त राष्ट्र के फोरम में शामिल हुआ है। अगर संयुक्त राष्ट्र के इस फोरम की बात करें थोड़ी सी तो देख लेते हैं। इसे ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों, देखिए ट्रांस बाउंड्री जलमार्ग वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में फ्लो करते हैं। जैसे आपको पता होगा बहुत सारी नदियां हैं जो नेपाल से भारत में एंटर करती हैं, तो ऐसी नदी को बोला जाता है ट्रांस बाउंड्री नदी या ट्रांस बाउंड्री वाटरवेज। और अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे 1992 में हेलसिंकी जो कि स्वीडन की राजधानी है यहां पर अपनाया गया था और 1996 में यह लागू हुआ था।
हाल ही में किसे कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के एक खगोल वैज्ञानिक हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी, इनको अभी हैरी मैसी पुरस्कार, जो कि कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसके द्वारा दिया गया है। और अभी 45वां देखिए, ये मैंने पहले भी कवर किया था कि अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका देखिए 45वां सम्मेलन अभी साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया था, हमने ये भी कवर किया है। तो हो सकता है देखिए आपसे ये भी पूछ ले कि अंतरिक्ष पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 45वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। इसके अलावा कुछ और जो अभी पुरस्कार चर्चा में है वो देख लेते हैं। मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2024, तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, तो नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के लिए यह गुलबैंकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश के इस कम्युनिटी प्रोग्राम को दिया गया है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेतृत्व पुरस्कार 2024 पारिजात इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। और अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य यानी जिसने हॉर्टिकल्चर को बहुत प्रमोट किया है, तो वो है नागालैंड। ये दो अभी अवार्ड कृषि से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र है, और अगर बागवानी के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पूछे तो वो नागालैंड है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर, ये रोशनी नादर जी को मिला है। आपने सुनी होगी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है HCL, उसकी ये को फाउंडर है। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को भी अभी रशिया या रूस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल, उससे सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, किताब काफी चर्चा में है। तंत्र ऑन द एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिन्हें हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मधु खन्ना जी। ये बुक देखिए, जिनको अवार्ड मिलता है याद रखिएगा। कल नरेंद्र मोदी जी की बुक मैंने आपको एक बताई थी जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो वो भी आप याद रखिएगा। तो ये कला इतिहासकार है मधु खन्ना जी, इनकी तंत्र ऑन द एज बुक है जिसको अभी ऑक्सफोर्ड का ये बुक स्टोर पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल फुटबॉल डे आपका 19 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स है। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने की घोषणा अभी इसी साल की गई थी मई में। तो 25 मई को प्रतिवर्ष आपका विश्व फुटबॉल दिवस अब मनाया जाएगा, क्योंकि फुटबॉल आपको पता है, क्रिकेट है हमारे यहाँ फेमस, लेकिन बाहर ज्यादा बहुत फेमस नहीं है। बाहर फुटबॉल और बेसबॉल वगैरह को काफी लोग पसंद करते हैं। तो आपका 25 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। तो यही देखिए आज के हमारे करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताए वो आपको यूजफुल लगे होंगे। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।